नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है 31 का महीना। डॉक्टर लता अग्रवाल जी द्वारा लिखी हुई यह मार्मिक कहानी आज आपसे शेयर करूंगी। चलिए कहानी सुनते हैं। कांता ने अपने कई सुख दुख मुझसे साझा किए हैं। मैंने भी जहाँ तक हो सका अपना सखी धर्म ईमानदारी से निभाया है, किंतु आज जाने क्यों महसूस हुआ कि कुछ तो है जिसे कांता छिपाने का प्रयास कर रही है। एक झिझक, संकोच सा मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। वो बार बार सीढ़ियों की ओर टकटकी लगा रही थी। तभी पोती रिंकू भोजन की थाली लेकर नीचे आती दिखाई दी। लगा जैसे कांता इसी अनहोनी को रोकना चाहती थी। दादी, दादी, मम्मी ने आपके लिए खाना भेजा है, खा लीजिए। रिंकू कांता के छोटे बेटे की इकलौती बेटी है जो ऊपर वाली मंजिल में रहती है। कांता मेरी सखी रामेश्वर की पत्नी जो कभी किराने की दुकान किया करते थे। सुख और शांति से बीतते दिन शायद विधाता को रास नहीं आए। अच्छी भली गृहस्थी में तूफान आ गया। रामेश्वर जी ने बीच गृहस्थी छोड़कर वैकुंठ का रास्ता अपना लिया। पति के न रहने पर स्त्री की दशा किसी से छिपी नहीं है। समय बदला है मगर इतना भी नहीं। घर घर मिट्टी के सकोरे ही हैं। मैं कांता के चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें भली भांति देख पा रही थी। वो बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, रमा, पिछले कुछ दिनों से घुटनों का दर्द काफी बढ़ गया है। सो ऊपर आने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। सोचा खाने की थाली यही मंगा लूं। वैसे भी बुढ़ापे में ऊपर नीचे करने की उम्र तो रही नहीं। अब तो एक जगह बैठकर बस भगवान का नाम ले लो, और क्या चाहिए। कहने को तो कह गई कांता, मगर जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो गीले आटे पर पलेथल लगा रही हो। 15 दिन राजू के यहाँ से थाली आ जाती है, 15 दिन मनु के यहाँ से। बस आराम से समय गुजर जाता है। और जो कहीं 31 का महीना हुआ तो मैंने हंसी हंसी में यूं ही कह दी थी ये बात, मगर तभी रिंकू बोल पड़ी, तो दादी उपवास रख लेती हैं। मैं रिंकू का मुंह ताकती रह गई। और कांता, वह तो मानो कोई जुर्म करती पकड़ी गई हो। चेहरा सूख गया। लगा जैसे बरसों से संजोई पूंजी किसी ने लूट कर उसे कंगाल कर दिया हो। सच भी तो है, आज तक कांता ने कभी घर और परिवार के बारे में कोई ऐसी बात किसी के सामने नहीं की जिससे भेद खुले कि उसके नसीब में भी मिट्टी के ही सकोरे आए हैं। किंतु आज नादान बच्ची ने एक पल में उसके सारे भेद खोल दिए। कांता के परिवार से हमारा नाता उस समय से है जब वह ब्याह कराई थी। उसके और मेरे ब्याह में 4 माह का ही तो अंतर था। दोनों के पति अच्छे मित्र थे, तो हम दोनों भी हम उम्र होने से अच्छी सहेलियां बन गई। किंतु विवाह के 5 बरस बाद ही कांता के जीवन में वो तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। तभी से उसने अपने सारे अरमान शौक तख्ता बेलन के नीचे दबा दिए। अपने गमों को छिपा बच्चों के लिए खुशियां तलाशती रही। धीरे धीरे वह वक्त पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करती और काफी हद तक सफल भी हो गई। यह तपस्या का वक्त था। बिना पति के दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती महंगाई में 2 बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाती। सोचती उसके राजू मनु का उचित पालन पोषण ही उसकी तपस्या है। यूँ भी पिता की छत्र छाया से महरूम बेटे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं। कांता के बेटे भी जल्दी ही समझदार हो गए और माँ की जिम्मेदारी को हल्का करने लगे। अब कांता केवल शाम को किराने की दुकान पर बैठती, अन्यथा सारा दिन घर की सार संभाल में लगी रहती। बेटों के बड़े होने से कांता के सपनों के दायरे भी बड़े होने लगे। उसे लगा उसका परिवार भी अब बड़ा होना चाहिए, उसका घर भी पोते पोतियों से आबाद होना चाहिए। आखिर अपनी आंखों के टूटते सपनों को उसने अपने बेटों की आंखों में ही तो संजोया था। वक्त संभलते ही रिश्ते खुद ब खुद संभलने लगे। कांता के बेटे भी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगे, जवान भी हो गए और कमाऊ भी। जिनकी नज़रों में कभी उपेक्षा की पात्र रही कांता और उसके बेटे, आज उन्हीं की नज़रों में वे लोग उन पर जमने लगे।
उन नज़रों में जमने लगे। इन सबसे बेखबर कांता की निगाह एक ऐसी लड़की तलाश रही थी जो उसके घर की मान मर्यादा को सलामत रखते हुए कुल की ज्योति को जलाए रखे। बच्चे अभी तक माँ के दामन से बंधे थे, सो रोज़ की आमदनी कांता के हाथ में आती। वह दमड़ी दमड़ी जोड़कर आने वाली बहुओं के लिए गहने बनवा रही थी। अपने रंगों का संसार तो उसने उसी दिन त्याग दिया था जब रामेश्वर जी ने उससे नाता तोड़ा। अब तो उसकी बस यही मंशा थी कि उसके हिस्से के सारे रंग उसके दोनों बेटों के संसार में सिमट जाए। बड़े चाव से कांता ने एक एक कर दोनों बेटों का ब्याह कर दिया। दो बहुओं के आते ही घर की परिभाषा बदलने लगी। कभी श्री और समृद्धि का प्रतीक कांता का घर अब मौन द्वंद्व का अखाड़ा बन गया। कभी खाना बनाने को लेकर तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में हमेशा किच किच पिच पिच मची ही रहती। अब कांता करे तो क्या करे, किसके लिए कहे? जिसकी गलती बताए उसी से बुरी। छोटे मोटे झगड़े तो राजू और मनु के बीच होते ही रहे हैं और वो उन दोनों को डांट भी देती थी, बड़ी अधिकार से। आखिर उसके अपने बेटे थे। प्यार के साथ मार फटकार पर भी अधिकार था उसका। यह तो पराए घर की अमानतें हैं जिन्हें कांता ने भले ही दिल से स्वीकारा, मगर संजना और वर्षा की आंखों में उसे कभी अपने लिए वह अपनापन दिखाई ही नहीं दिया। सो वह भी उन्हें अधिकार से कुछ कहने से डरती थी। बड़ी मुश्किल से परिवार की जो गाड़ी पटरी पर आई थी, एक बार फिर पथरीले राहों में हिचकोले खाने लगी। रामेश्वर जी के जाने के बाद भी इतनी अशांति नहीं आई थी घर में जितनी अब आई, क्योंकि उस वक्त सद्बुद्धि ने साथ नहीं छोड़ा था। बेटे माँ की हर आज्ञा का पालन करते थे। अब वही बच्चे पति हो गए थे, इसलिए कांता बेटों से भी कुछ कहते भय खाती थी। शायद अब उसे बच्चों की आंखों में अपने लिए वह श्रद्धा भाव भी नजर नहीं आता था। वह अपनी ओर से बराबर रिश्तों को नमी दे रही थी, मगर बेटों और बहुओं के व्यवहार से घर की जमीन पर आए रूखेपन को रोक न सकी। देखते ही देखते घर द्वंद्व स्थल बन गया। कई विद्रोह के कैक्टस वहां उग आए। अब तन की ही नहीं, मन की भी दूरी बढ़ती जा रही थी। उस कुरुक्षेत्र में अब कांता का मन लगता भी नहीं था, मगर करती भी क्या? जाती भी तो कहाँ जाती, और कोई जहाँ तो उसने बसाया ही नहीं था। उसका मंदिर, तीर्थ, समाज, सभी कुछ तो इन्हीं दो बेटों के आसपास ही था। सोचती, जाने किसकी नज़र लग गई उसके परिवार को। मनोयोग से लगाई उसकी फूलों भरी बगिया में जाने कहाँ से खरपतवार उगाई। कांता ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया इन दूरियों को मिटाने का, मगर पास आने की संभावनाएं सभी समाप्त हो चुकी थी। संभावनाएं भी तो तभी पनपती है जब उनके लिए दिल से प्रयास भी हो। कांता ने हार कर मान लिया कि अब उसके घर रिश्तों की दीवारों में दीमक लग गई है। वह भीतर ही भीतर खोखली हो चुकी है। कोई वस्तु होती तो वह धूप में सुखाकर दीमक को नष्ट करने तो कुछ जतन भी करती, मगर ये तो मन की खाई है। इसे पाटना अब उसके बस में नहीं। मन पर बोझ रखकर उसने दोनों का चौका चूल्हा अलग कर दिया। संजना और वर्षा को मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई, मगर कांता समझ ही नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। तभी दोनों बेटों ने कहा, तू क्यों चिंता करती है माँ? तू तो बस आराम से बैठकर भगवान का नाम ले। दोनों बहुएं हैं ना तेरे खाने पीने का ध्यान रखने के लिए। क्या कहती कांता, खाने की भूख रही कहाँ? अब तो बस इस तन को जीवित रखने के लिए खाना है। तभी झट से वर्षा बोल पड़ी, हाँ माँ जी, सच ही तो कह रहे हैं ये। आप क्यों परेशान होती हैं? बस 15 दिन बड़े भैया के यहाँ खाना और 15 दिन हमारे यहाँ। अब आपको ऊपर आने की तकलीफ भी नहीं करनी होगी। मैं यहीं आपके पास आपकी थाली भिजवा दिया करूँगी। सुनते ही कांता को अपनी जमीनी हकीकत का एहसास हो गया। सामने खड़े बेटे माँ को बटते देख रहे थे और मौन थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य एक माँ के लिए क्या होगा? जिन बच्चों को अपने हिस्से के निवाले खिला खिला कर पाला, आज वही बच्चे निवाले के हिस्से कर रहे हैं।
परंपराएं समय के साथ बनती और पलती चली जाती हैं। इस घर में भी अब नई पीढ़ी ने नई परंपराएं चलन में ला दी। कांता 15 दिन राजू के यहाँ से थाली आने का इंतजार करती, 15 दिन मनु के यहाँ से। पति ने मझधार में छोड़ दिया, बेटों ने बहुओं के भरोसे छोड़ दिया, किंतु कांता ने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा था, सो फिर कभी बहुओं की रसोइयों में झांकने तक नहीं गई। फिर आया 31 का महीना। आज सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक न तो संजना ने थाल भिजवाया और ना ही वर्षा ने। पता नहीं, शायद भूल गई हो। कांता ने पोते पोतियों को आवाज़ लगाई, क्या हुआ दादी? विजय का बेटा रजत और संजय की बेटी रिंकू झट से आ पूछे। कांता ने पूछा, बच्चों तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ दादी, कभी का। और आपने? आज तो वर्षा चाची ने खीर बनाई है, रजत बता रहा था। बड़ी अच्छी खीर होगी ना दादी? तभी रजत बोला, अरे नहीं, आज तो संजना ताई की बारी थी दादी को खाना देने की। कांता दोनों बच्चों के मुंह ताकती रह गई, स्वयं को बेआबरू महसूस कर रही थी। बच्चों से निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे, मानो गुनाह उसी ने किया हो। वह झट से बोली, बच्चों आज मुझे खाना नहीं खाना है। क्यों दादी? आज मेरा व्रत है बेटा। अबोध बच्चे शब्दों की गहराई भला क्या जानते, सो हंसते खेलते आगे बढ़ गए। कांता को लगा वह दूसरी बार फिर से बेवा हो गई, बल्कि उस वक्त इतनी जिल्लत का सामना तो नहीं किया था जितना आज। दो दो बेटों की माँ होकर भी आज उसकी 2 वक्त की रोटी का हिसाब किया जा रहा है। बहुओं को क्या दोष दूँ, वे तो पराई है, बेटे तो अपने हैं जो कभी माँ के बगैर खाना नहीं खाते थे। क्या आज उन्हें इतनी भी चिंता नहीं कि जान सके कि माँ ने खाना खाया या नहीं? धीरे धीरे कांता को हर 31वें दिन उपवास रखने की आदत सी हो गई। आज उसी कांता का 12वां है। घर में व्यंजनों की महक आ रही है। दोनों भाई दौड़ दौड़ कर पंडितों की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, जगत के बनाए संस्कार निभा रहे हैं। उस पर महान आश्चर्य कि दोनों बहुएं आज हर बात पर एकमत होकर सारी लड़ाई झगड़े बिसराकर कामों में लगी हैं। कांता के नाम से ब्राह्मणी जिमाई जा रही है। उनकी इसी एकता को देखने के लिए तो कांता की आंखें तरस गई। सच, यह देश मुर्दों का देश है, जहाँ जीते इंसान को मरने के लिए विवश किया जाता है और मरने के बाद उसके नाम से सारे ढोंग और दिखावे किए जाते हैं। जीते को डरे, मरे को बरे, यह कहावत किसी ने जीवन के गहरे अनुभवों से ही कही है। पंडितों के आदेश पर दोनों बहुओं ने गौग्रास और कौवे के ग्रास पत्तल पर लगा दिए। मैं क्योंकि कांता की सबसे करीबी सखी मानी जाती थी, सो बहुए और बेटे मुझे आंखों की किरकिरी ही मानते रहते। आज मौसी जी कुछ कमी रह गई हो तो बताइए, हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि मम्मी को जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो सब बनवाई है। वहीं राजू और मनु भी, मौसी जी कोई कमी हो तो बता देना। अब मैं क्या कहती बेटा, जो कमी रही है उसे तुम अब कभी पूरा नहीं कर सकते। जिस औरत ने तुम्हें अपने आंचल की छाह दी, अपने हिस्से की नींद दी, अपनी खुशियाँ निछावर कर अपने सारे निवाले तुम्हारे नाम कर दिए, उन सबसे बड़ी बात इस दुनिया में तुम बिन बाप के होकर भी अपने कदमों पर चल सके, खड़े हो सके, उस औरत की बदौलत जिसको तुमने जीते जी 2 वक्त की रोटी में बांट दिया। हर 2 महीने एक दिन उपवास बेबसी में उसे करना पड़ा, मगर चाह कर भी कुछ कह न पाई। बस इतना ही कहा, राजू, मनु, बेटा दोनों भाई मिलकर यह पत्तल ऊपर ले जाओ और कौवों को बुलाकर खिलाओ। कौवों का पत्तल जुटाना बहुत ज़रूरी है। और संजना और वर्षा, तुम यह गौग्रास बाहर जाकर गाय को खिलाओ। मान्यता है कि इससे मृत व्यक्ति को तृप्ति मिल जाती है, वो परलोक में भोजन पा जाता है। संजना और वर्षा पूरी गली में घूम आई। मासी जी, गली में दूर दूर तक कहीं गाय नजर ही नहीं आ रही। वहीं दोनों बेटे भी ऊपर से उतर आए,
बोले, बहुत आवाज़ लगाई, काँव काँव, मगर एक भी कौवा नजर ही नहीं आया। पंडित जी कह रहे थे, अरे ये तो अच्छा शगुन नहीं है कि न तो गाय ने ग्रास खाया और न कौवे ने। इसका मतलब है मृत व्यक्ति ने भोजन स्वीकारा नहीं है। तभी रिंकू और रजत, जो काफी देर से सभी की बातें सुन रहे थे, बोले, अरे नहीं पंडित जी, आज 31 तारीख है ना, आज दादी का उपवास रहता है, इसीलिए। मित्रों, हमारी यह लघु कथा यहाँ पूरी हुई। सच, जीते आदमी को पानी की बूंद नसीब होना या रोटी का एक कौर शांति से नसीब होना बड़ी मुश्किल की बात हो गई है। लेकिन मरने के बाद दिखावा और ढोंग इतना किया जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। इस कहानी में वाकई बेचारी कांता 31 तारीख का उपवास रख कर ही उस दिन खाना ना खा पाई। उस दिन गाय और कौवों के ग्रास के रूप में भी खाना ना खा पाई। कितनी विडंबना है हमारे समाज की। क्यों नहीं ये 13वें 12वें के दिन का ब्राह्मण भोज और सारा दिखावा खत्म हो जाता और उसके बदले जीते जी इंसान को 2 वक्त की एक रोटी तो खाता है बूढ़ा आदमी, वह संतोष के साथ खाने को दी जाती। आखिर सबका नंबर आता है, बुढ़ापे में सभी को कदम रखना है, क्यों भूल जाते हैं लोग। अभी आपने जो कहानी सुनी और जो कुछ मैंने कहा, इस विषय में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।